चलो आप सॉल्व करते हैं एक प्रॉब्लम थ्रू आइडियल रैंकिन साइकिल। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो तो इसमें गिवन डेटा ये है कि टरबाइन से पहले फ्लूइड का सिचुएशन ये है कि ये सैचुरेटेड वेपर स्टेट में है और इसी का प्रेशर है 8 मेगा पास्कल। फिर ये बताया गया है कि एक कंडेंसर के बाद कंडेंसर के एग्जिट पे ये सैचुरेटेड लिक्विड है और इसी का प्रेशर है 0.008 मेगा पास्कल। बाद में ये भी बताया गया है कि ये इसका नेट पावर है, इस साइकिल का नेट पावर है 100 मेगावाट और कंडेंसर के इनलेट पे कूलिंग वाटर आती है टेम्परेचर 15 डिग्री सी पे और इसके बाद ये एग्जिट पे टेम्परेचर 35 सेंटीग्रेड पे वापस जाती है। पीएच डायग्राम में हम इसको इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्टेट नंबर 1 चूँकि सैचुरेटेड वेपर स्टेट है तो बिल्कुल ये बाउंड्री पे है। इसके बाद ये मिक्स स्टेट पे आती है और इसके बाद ये मिक्स स्टेट पे आती है स्टेट 2 टरबाइन के बाद और कंडेंसर के एग्जिट पे फिर ये दोबारा सैचुरेटेड लिक्विड बन जाती है और वहाँ दोबारा बॉयलर से पास होकर सैचुरेटेड वेपर बन जाती है। तो अब इसमें ये नॉन है। अननोन इसमें क्या है कि आप थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करें, बैक वर्क रेशो, इसी तरह इस सिस्टम में कितना मास फ्लो रेट हो रहा है और टोटल हीट ट्रांसफर कंडेंसर से कितना होता है। इसी तरह आप कंडेंसर से होता है और कितना हीट इन हम दे रहे हैं ये भी फाइंड करें और कितना मास आ रहा है यहाँ से। अगर ये 15 डिग्री सी पे पहले है और बाद में ये 35 डिग्री सी पे इसका टेम्परेचर हो जाता है तो यह टोटल मास कितना आ रहा है। तो ये हमारे पास अननोन है। अब इस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ये कि हम एंथैल्पी फाइंड करें, एंथैल्पी के बाद हम हीट इन आउट वगैरह फाइंड करें और इसके बाद हम एफिशिएंसी, बैक वर्क रेशो और फ्लो रेट वगैरह पे आएंगे। अब चूँकि हमें पता है कि स्टेट नंबर 1 ये सैचुरेटेड वेपर स्टेट में है जैसा कि टीएस डायग्राम में दिखाया गया है और ये 8 मेगा पास्कल पे है तो बार के केस में ये 80 बार हो जाएगा क्योंकि 1 मेगा पास्कल बराबर है 10 बार के तो 8 मेगा पास्कल बराबर होगा 80 बार के। अब चूँकि ये स्टेट नंबर 1 ये सैचुरेटेड वेपर है और हमें गिवन है प्रेशर तो हम डायरेक्ट टेबल A3 में जाएंगे और 80 बार पे हम देखेंगे कि एंथैल्पी कितना है या हम गैसीय स्टेट वाला कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेट है ये सैचुरेटेड वेपर है। इसी तरह हम एंथैल्पी भी नोट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया स्टेट 1 की एंथैल्पी और एंट्रोपी। अब स्टेट नंबर 2 है ये मिक्स स्टेट है और ये प्रेशर पे है 0.008 मेगा पास्कल या बार 0.08 बार और हमें ये पता है कि स्टेट 1 की एंट्रोपी बराबर है स्टेट 2 की क्योंकि ये रैंकिन साइकिल का प्रिंसिपल है कि टरबाइन के थ्रू जो प्रोसेस है वो एजेंट्रोपिक है। तो यह दिखाया गया है टीएस डायग्राम में कि ये मिक्स स्टेट है। अब अगर हम बाकी प्रॉपर्टी फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए स्टीम की क्वालिटी का पता होना चाहिए, लेकिन यह स्टीम की क्वालिटी नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रेशर भी है और एंट्रोपी भी है। तो यह हम इन दोनों की मदद से पहले हम स्टीम की क्वालिटी फाइंड करेंगे। स्टीम की क्वालिटी के बारे में मैंने पहले बताया था, मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ वाटर। तो ये स्टीम की क्वालिटी है। अब हम प्रेशर 0.008 मेगा पास्कल या 0.08 बार वाला यूज़ करके और साथ
ये इक्वेशन जो अमूमन मिक्स स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, तो ये अप्लाई करेंगे। हमें पता है कि स्टेट नंबर 1 की एंट्रोपी स्टेट नंबर 2 के बराबर है, कि एंट्रोपिक प्रोसेस है तो स्टेट 1 और 2 की एंट्रोपी बराबर है। तो हम टेबल A3 में जाएंगे और 0.08 बार पे हम नोट करेंगे कि यहाँ लिक्विड की एंट्रोपी और गैसियस स्टेट की एंट्रोपी ये है। तो ये इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। इसी तरह रीअरेंज करेंगे कि S2 से SF माइनस करेंगे और SG माइनस SF पे डिवाइड करेंगे, और इसमें S2 की वैल्यू हमें मालूम है क्योंकि ये S1 के बराबर है, और SF SG ये हम यहाँ से टेबल से पुट करेंगे। तो आगे ये स्टीम की क्वालिटी 0.6745। अब हमारा काम आसान है क्योंकि हमें प्रेशर का पता है और स्टीम की क्वालिटी भी फाइंड हो गई, तो बाकी प्रॉपर्टी हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एंथैल्पी फाइंड करना है तो यह हम 0.08 बार पे हम नोट करेंगे कि HF की वैल्यू क्या है, इसी तरह HG की वैल्यू क्या है। तो लिक्विड स्टेट में एंथैल्पी और गैसियस स्टेट में एंथैल्पी को नोट करके हम ये इक्वेशन अप्लाई करके एंथैल्पी फाइंड करेंगे। अब स्टेट नंबर 2 की एंथैल्पी भी फाइंड हो गई। अब स्टेट नंबर 3 की तरफ आते हैं। यह हमारे पास ये गिवन है कि ये सैचुरेटेड लिक्विड पे है और प्रेशर है 0.08 मेगापास्कल या 0.08 बार। यह TS डायग्राम में ये सैचुरेटेड लिक्विड ये वाला स्टेट है। अब हम टेबल A3 में जाएंगे क्योंकि हमारे पास प्रेशर गिवन है और इस प्रेशर के थ्रू हम जो लिक्विड स्टेट की एंथैल्पी है वो वाला नोट करेंगे। साथ साथ हम ये स्पेसिफिक वॉल्यूम भी नोट करेंगे। अच्छा ये देख ले, यहाँ +3 है और यहाँ -3 है, तो इसका मतलब है कि इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है। जब हम लिखते हैं तो असल में ये 1.0084 10⁻³ है, क्योंकि इसको मतलब थाने के लिए इस तरह लिखा गया है ताकि ज़्यादा पॉइंट में ये हमको नज़र ना जाए और आसानी के साथ हम इसको रीड कर सके। तो यहाँ आप जब नोट करेंगे तो ये -3 लगाएंगे, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि हम जब पंप की वर्क पॉइंट करते हैं तो हम स्पेसिफिक वॉल्यूम V3 यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम आप 3 और 4 दोनों की बराबर है, क्योंकि यहाँ लिक्विड स्टेट है और लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम इतना चेंज नहीं होता। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें स्टेट 4 के केस में मदद देगा। अब स्टेट नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो स्टेट नंबर 4 ये कंप्रेस्ड लिक्विड है। यहाँ इसको प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए हमें 2 प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ हम ये पंप वाला इक्वेशन यूज़ करके पंप का वर्क बराबर है H4 - H3 के, और पंप का वर्क भी हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि V3 × P4 - P3 प्रेशर। तो यह हमारे पास V3 भी नोन है, प्रेशर भी नोन है, ठीक है। यानी ये बॉयलर का प्रेशर है और P3 कंडेंसर का प्रेशर है, और H3 की वैल्यू भी हमने फाइंड की। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं। तो यह H3 V3 P4 और P3 की वैल्यू डाल के हम डायरेक्ट H4 को फाइंड कर सकते हैं। हम H4 को इसी इक्वेशन से क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए आसान है, बजाय इसके कि यहाँ हमारे पास एक प्रेशर की वैल्यू एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करके हम टेबल में जाए और फाइंड करें। तो इसी से फाइंड करना बहुत आसान है। तो यही वजह है कि हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास H1 H2 H3 H4 की वैल्यू फाइंड हो गई। जैसा कि आपको पता है कि टरबाइन वर्क पर यूनिट मास बराबर है हाई एनर्जी वाला एंथैल्पी माइनस लोअर एनर्जी वाला एंथैल्पी। तो ये H1 - H2, और वहाँ से आप वैल्यू पुट करके इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह वर्क इन बराबर है हाई एनर्जी वाला यानी H4 - H3 लोअर एनर्जी वाला।
तो वर्क इन का मतलब है कि पंप का वर्क, तो H4 माइनस H3 इसकी वैल्यू डाल के ये आएगा। इसमें अगर आप H4 माइनस H3 से फाइंड करते हैं या इस इक्वेशन से V3 P4 माइनस V3, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। QN का मतलब है बॉयलर कितना हीट N प्रोवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि H1 माइनस H4 हाई एनर्जी वाला माइनस लोअर एनर्जी वाला, यानी H1 हाई एनर्जी वाला है और H4 लोअर एनर्जी वाला। तो वहाँ से वैल्यू पुट करके हमारे पास वैल्यू ये बनता है। इस तरह की आउट का मतलब है कि कंडेंसर कितना हीट रिजेक्ट करता है कूलिंग वाटर को। तो ये H2 हाई एनर्जी पे है, H3 लोअर एनर्जी पे है, तो मतलब ये कि H2 माइनस H3 वहाँ से वैल्यू पुट करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब एफिशिएंसी बराबर है नेट आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो नेट आउटपुट हमारे पास कितना है, वो जो टरबाइन से हम पंप का वर्क माइनस करके, तो ये हमारे पास नेट आउटपुट होगा और वो हम पर यूनिट मास लिखते हैं। इस तरह इनपुट हमारे पास है बॉयलर का, तो वो है QN, यानी हीट जो बॉयलर प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये बात आप देख ले कि यहाँ इस मास का रोल नहीं है। अगर मास आप पर यूनिट मास करते हैं या टोटल मास, तो एफिशिएंसी पे असर नहीं पड़ता। इस नेट वर्क को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क डिवाइड बाय बॉयलर हीट N। ऐसे हम टरबाइन और पंप के एंथैल्पी डाल के और इसको रीअरेंज करके ये बनता है, और इसी तरह बॉयलर की एंथैल्पी का वैल्यू पुट करके ये बनेगा। तो आखिर में हमारे पास एफिशिएंसी बन जाती है 37%। इसी तरह बैक वर्क रेशो बराबर है पंप वर्क डिवाइड बाय टरबाइन वर्क। यह आप बात ये नोट कर ले कि वहाँ एफिशिएंसी के केस में और बैक वर्क रेशो के केस में, चाहे अगर आप कंप्लीट नेटवर्क निकालते हैं या इसी तरह पूरा QN आप कंसीडर करते हैं, मतलब पर यूनिट मास आप कंसीडर नहीं करते। बैक वर्क रेशो के केस में अगर आप पर यूनिट मास निकालते हैं या पूरा का पूरा निकालते हैं, तो यह मास कैंसिल होता है, तो इसका तो इस इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ता। तो पंप का वर्क बराबर है H4 माइनस H3 और टरबाइन का बराबर है H1 माइनस H2। तो वहाँ से एंथैल्पी की वैल्यू पुट करके हमारे पास बन जाता है 0.84%। तो इसका मतलब है कि अगर टरबाइन हमें 100 मेगावाट आउटपुट देता है, तो इसका 0.84 वो पंप में ज़ाया होता है। अब साइकिल का पावर, यानी पावर ऑफ साइकिल बराबर है 100 मेगावाट के, और नेट पावर बराबर है जब हम टोटल मास को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पर यूनिट मास को नहीं लेते बल्कि टोटल मास को लेते हैं, टरबाइन माइनस पंप वर्क। तो ये हमारे पास ये गिवन है 100 मेगावाट इस प्रॉब्लम में, और टरबाइन माइनस पंप वर्क अगर हम एंथैल्पी की वैल्यू पुट करके और इक्वेशन को रीअरेंज करके ये बनता है। हमारे पास एंथैल्पी की वैल्यू नॉन है, ठीक है, लेकिन ये किलो जूल के केस में है और ये मेगावाट के केस में है। तो मेगा बराबर है 10⁻⁶ के और किलो बराबर है 10⁻³ के। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये 100 10⁻⁶ और इस वाट को हम लिखते हैं जूल पर सेकंड, किलोग्राम ये ऊपर आ गया, ठीक है, और ये वाला जूल नीचे, तो जूल के साथ कैंसिल हो गया और ये रह गया किलोग्राम पर सेकंड। तो हमारे पास मास फ्लो रेट है 104.7 किलोग्राम पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि इस साइकिल में 104.7 किलोग्राम पर सेकंड फ्लूइड चल रहा है। अभी हमें मास का पता चल गया कि साइकिल में 104.7 किलोग्राम पर सेकंड के हिसाब से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब जो हमने वैल्यू क्यू आउट की फाइंड की थी, यानी टरबाइन वर्क पर यूनिट मास फाइंड किया था, हमने टरबाइन वर्क पर यूनिट मास फाइंड किया था, उसको हम वर्क आउट कहते थे। अब टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे,
जो मास हमारे पास आ गया 104.7 किलोग्राम पर सेकंड। तो इसको टरबाइन वर्क से भी मल्टीप्लाई करेंगे, पंप वर्क से भी, इसी तरह बॉयलर के हीट से भी और कंडेंसर की हीट से भी। तो ये हमारे पास आएगा कि टोटल वर्क इन वर्क आउट, टोटल क्यू इन क्यू आउट। तो वर्क आउट पर यूनिट मास बराबर है टरबाइन के वर्क ए पर यूनिट मास, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास मास की वैल्यू आ गई, मास फ्लो रेट की। तो ये इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन गया ये 10847.04 किलोवाट। ठीक है, तो इसको हम मेगावाट में फिर कन्वर्ट करते हैं। तो ये वर्क आउट पर यूनिट मास है जो हमने पहले फाइंड किया था, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया मास फ्लो रेट से जो अभी मैंने फाइंड किया। इसी तरह वर्क इन मैंने पहले भी फाइंड किया था, ये वर्क इन बराबर है पंप वर्क पर यूनिट मास के। तो इसको हम टोटल मास से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास टोटल वर्क इन आएगा। तो वर्क इन इन 8.96 किलो जॉल पर की जो हम टोटल मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 100.7 किलोग्राम, तो ये आएगा 0.938 मेगावाट। इसी तरह क्यू इन भी आएगा, हम इसको पर यूनिट मास वाले को हम टोटल मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें देगा टोटल क्यू एन। इसी तरह हमें टोटल क्यू आउट भी मिलेगा जब हम इस क्यू आउट पर यूनिट मास को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मास फ्लो रेट से। तो हम इस केस में ये बनेगा 169.7 मेगावाट। अब इफ़िशेंसी का फार्मूला आप देख लें, ये बराबर है नेट आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, यानी नेट वर्क डिवाइड बाय क्यू एन। तो यह हर एक के पास, यानी अगर इस केस में हम टोटल वर्क लिखते हैं और टोटल हीट, या हम पर यूनिट मास टरबाइन वर्क, पंप वर्क और पर यूनिट मास बॉयलर हीट लिखते हैं, तो ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये मास ऊपर वाला नीचे वाले के साथ कैंसिल होता है। ठीक है, यही केस बैक वर्क रेशो के केस में भी है। आप टोटल पंप वर्क लिखते हैं, टोटल टरबाइन वर्क, या पर यूनिट मास लिखते हैं, तो ये कैंसिल होता है। तो एफिशिएंसी के केस में और बैक वर्क के रेशो के केस में पर यूनिट मास या टोटल का कोई रोल नहीं है। तो अच्छा, ये अगेन एफिशिएंसी आ गई 37% और बैक वर्क रेशो अगेन ये आ गई। तो इसका मतलब ये कि ये डिपेंड नहीं कर रहा मास फ्लो रेट पे। एफिशिएंसी और बैक वर्क रेशो मास फ्लो रेट पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब आते हैं कि कितना कूलिंग वाटर एंटर होता है, यानी उसका मास फ्लो रेट क्या है। हमें पता है कि वो 15 डिग्री से पे एंटर होता है और 35 डिग्री से पे वो वापस आता है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी जितना हीट इस कंडेंसर ने रिजेक्ट किया वो टोटल का टोटल इस कूलिंग वाटर में एब्जॉर्ब हो गया। तो यानी कंडेंसर का हीट बराबर है टोटल हीट, यानी टोटल मास ऑफ द साइकिल H2 माइनस H3। ठीक है, और इसी तरह यह जो हीट एब्जॉर्ब हो गया वो बराबर है मास ऑफ कूलिंग वाटर और हाई एनर्जी वाला एंथैल्पी माइनस लोअर, यानी 35 डिग्री से पे जो एंथैल्पी है वो हम 15 वाले से माइनस करें। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके ये बनेगा m साइकिल H2 माइनस H3 अपनी जगह पे, और इस पे हम 35 डिग्री सी माइनस H15 डिग्री सी वाला डिवाइड करेंगे। हम टेबल में जाएंगे क्योंकि हमारे पास m साइकिल तो मालूम है H2 माइनस H3, ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया था कि टोटल हीट रिजेक्शन कितना है, और वो बराबर है टोटल क्यू आउट के जो हमने पहले फाइंड किया था। ठीक है, इसके अब हम टेबल A2 में जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास टेम्परेचर गिवन है। अगर प्रेशर गिवन था तो फिर हम टेबल A3 में इसको फाइंड करते थे।
या हम ये इज्यूम करते हैं कि ये 15 डिग्री सी वाला और 35 डिग्री सी वाला दोनों सैचुरेटेड लिक्विड केस है, ठीक है। तो हम 15 डिग्री पे नोट करते हैं कि इसकी एंथैल्पी क्या है, ठीक है। इसी तरह हम 35 डिग्री सी पे भी नोट करते हैं कि इसकी एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, और वो हम इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं। पुट करने के बाद हमारे पास बन गया है कि 2027.8 किलोग्राम पर सेकंड। तो यह जो कूलिंग वाटर आती है उसका फ्लो रेट है 2027.8 किलोग्राम पर सेकंड। अब हमारे पास जो गिवन था उससे हमने सारे अननोन को फाइंड किया और हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।